हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डियर लर्नर्स में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सीटेट पेपर 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और एसएसटी जो सेक्शन होता है पेपर 2 के अंतर्गत उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से जल चक्र में निहित प्रक्रियाओं को चुनें। यानी जल चक्र में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए, सबसे पहले होता यहाँ पर संघनन होता है, तो ये बिल्कुल होता है, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। उसके बाद आत्पन की क्रिया यहाँ पर नहीं होती और वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। जल चक्र में हमें और वृष्टिपात या वर्षण भी देखने को मिलता है। यानी यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा ए, सी और डी। तो सही आंसर होगा ए, सी, डी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, स्थल समीर, समुद्री समीर और लू कौन सी पवन है। तो देखिए, गर्मियों के मौसम में चलती है लू, और स्थल से आने वाली समीर को स्थल समीर, समुद्र से आने वाली जो हवा होती है या वायु होती है उसे हम समुद्री समीर कहते हैं। और ये सभी होती हैं हमारी स्थानीय पवनें, यानी कि लोकल विंड्स इन्हें हम कहते हैं, स्थानीय पवनें कहते हैं। स्थल समीर हो, समुद्री समीर हो या फिर लू हो। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, वायुदाब के विषय में दिए गए कथन पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो यहाँ पर वायुदाब बादलों के भार से पृथ्वी की सतह पर बना या पड़ा हुआ दबाव है। तो देखिए, ऐसा सही नहीं है। वायुदाब ये नहीं होता कि जो बादलों का भार है वो पृथ्वी की सतह पर किस प्रकार से दबाव बनाए हुए है, तो इसे हम वायुदाब नहीं कहते, बल्कि निम्न दाब आसमान में बादल उपस्थित और मौसम से संबंधित है। तो ये हमारा आंसर सही है यहाँ पर, यानी कि ए गलत है और बी सही है। तो ए असत्य है और बी सत्य है, ये हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए निम्नलिखित में से संसाधन और उनकी विशेषताओं का सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पर है अनवीकरण संसाधन, यानी जिन्हें हम दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते हैं, उन संसाधनों की बात यहाँ पर की गई है। तो उन संसाधन यानी जो अनवीकरण संसाधन है, इनके क्या हैं, भंडार सीमित है। तो जिनका भंडार सीमित है उन्हें हम क्या कहते हैं, अनवीकरण संसाधन कहते हैं। जैसे हम पेट्रोल है या जो भी हमारा पेट्रोलियम है वो बेसिकली एक अनवीकरण संसाधन है। उसके अलावा जो हमारी पवन ऊर्जा है या सोलर यानी सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा है, ये सभी हमारे क्या हैं, नवीकरण संसाधन है, रिन्यूएबल एनर्जी है। इसीलिए कहा जाता है कि हम नवीकरण संसाधनों को बढ़ावा दें और उनका दोहन कम करें, यानी जो भी हमारे अनवीकरण संसाधन है। तो देखिए, इसका ए का 4 सही होगा। फिर वास्तविक संसाधन कौन से हैं, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात हो। उसके बाद आते हैं नवीकरण संसाधन, जो शीघ्रता से नवीकृत या पूरित किए जा सकते हैं। और संभाव्य संसाधन क्या है, जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए का 4 और बी का 2, सी का 1 और डी का 3। ये हमारा सही आंसर यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसाधन संरक्षण का कौन सा सही साधन है। यानी संसाधन का अगर हमको संरक्षण करना है तो कौन कौन सा यहाँ पर सही साधन होगा। तो वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, बिल्कुल सही बात है। हम अगर वस्तुओं का पुनः उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हम उस संसाधन का क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे। वस्तुओं को एक बार उपयोग करके उन्हें फेंक देना, इससे तो उसका संरक्षण होगा नहीं, तो ये हमारा गलत है। वस्तुओं का उपभोग कम करना, ये भी सही बात है। अगर हम उपभोग वस्तुओं का कम करेंगे तो उनका कहीं ना कहीं हम कंजर्वेशन करेंगे। वस्तुओं को पुनः चक्रण में लाना, ये भी हमारा सही है, यानी सही आंसर होगा ए, सी और डी। ए, सी और डी यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसाधनों से संबंधित कौन सा कथन गलत या सही नहीं है, आपको बताना है यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले है वायु, जल, मिट्टी और खनिज प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद समय के साथ संसाधन आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं, ये भी बात हमारी सही है। लोग स्वयं संसाधन नहीं है, तो ये हमारी जो बात है ये सही नहीं है। यहाँ पर लोग स्वयं संसाधन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक गतिविधियों का कार्य वर्गों के साथ सुमेल कीजिए। यानी कि प्राथमिक क्रियाएं कौन सी हैं, द्वितीयक क्रियाएं कौन सी हैं और तृतीयक क्रियाएं कौन सी हैं। तो देखिए, प्राथमिक जो हमारी क्रियाएं होती हैं उनमें आता है कौन, कृषि या
मत्स्यन यानी जो मत्स्य पालन है, मछली पालन है, या जो हमारी कृषि है उसे हम प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं? द्वितीयक क्रियाएं हमारी डबल रोटी पकाना या कपड़े बुनना, ये सभी द्वितीयक क्रियाओं की श्रेणी में आते हैं। और तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं? हमारी ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, अगर आप सिंपल भाषा में ये भी समझे कि प्राथमिक क्रियाएं क्या होंगी, कृषि से जैसे हमने कोई भी उत्पाद, जैसे हमने गेहूं का उत्पादन किया, फिर गेहूं की सहायता से हमने जो अदर प्रोडक्ट है उसको बनाया, तो वो हमारा द्वितीयक क्रिया आ गई। देखिए, हम सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। जैसे गेहूं हो गया, गेहूं से कोई हमने प्रोडक्ट बनाया, मान लो यहाँ पर हमने ब्रेड बनाई, और फिर उस ब्रेड का हमने क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया। तो ये हमारी हो गई प्राथमिक क्रिया, ये हमारी हो गई द्वितीयक क्रिया, और ये हो गई हमारी तृतीयक क्रिया, यानी कि जो हमने उसका ट्रेड किया या ट्रांसपोर्ट किया। तो ए का सेकंड, बी का फर्स्ट और सी का थर्ड यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में केसर सागा पर नाटक खेला जाता है? तो केसर सागा जो रिलेटेड है, ये हमारा रिलेटेड है लद्दाख से। ये क्वेश्चन हम पहले भी यहाँ पर कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि वाले लोगों ने हिस्सा लिया तथा देश को स्वतंत्रता दिलवाई। तो बिल्कुल सही बात है। भिन्न भिन्न जो सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो या क्षेत्रीय पृष्ठभूमि हो, सभी लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया स्वतंत्रता संग्राम में। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, या फिर किसी क्षेत्र से यहाँ पर बिलोंग करता हो कोई भी पर्सन, सभी ने देश की स्वतंत्रता के लिए यहाँ पर लड़ाई की है। तो ये हमारा जो कथन है, ये यहाँ पर सही है। उसके अलावा फिर भारतीय विविधता हमेशा इसकी ताकत रही है, यानी जो भारतीय विविधता है और जो इंडियन डाइवर्सिटी है, ये हमेशा इसकी ताकत रही है। तो ये भी कथन सही है, यानी ए और बी और हमारा सही है, और बी ए का कारण है। तो ये हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सही और गलत बताएं यहाँ पर। तो राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री और उनके द्वारा नियुक्ति मंत्री शामिल होते हैं। तो देखिए, राज्य की जो मंत्रिपरिषद होती है उसमें मुख्यमंत्री होता है और उसके द्वारा नियुक्त मंत्री भी सम्मिलित होते हैं। तो ये भी बात हमारी सही है। अगला है, विधानसभा विपक्षी दल और सत्ताधारी दल के विधायकों दोनों से बनी होती है, यानी बात की जा रही है विधानसभा की। तो देखिए, बात करें अगर हम लोकसभा की बात हो या विधानसभा की बात हो, इसमें क्या होता है? विपक्षी दल होता है, सत्ताधारी दल होता है, दोनों दलों के यहाँ पर विधायक होते हैं और दोनों से मिलकर ही बनती है विधानसभा। और उसके अलावा अगर बात करें हम लोकसभा की, तो वहाँ पर उन्हें हम क्या कहते हैं? सांसद कहते हैं। वो विपक्षी दल से भी होते हैं और सत्ताधारी दल से भी होते हैं। अब जैसे बात करें अगर हम केंद्र में सरकार है बीजेपी की, तो लोकसभा में बीजेपी के भी सांसद होंगे और साथ ही साथ कांग्रेस या अदर पार्टी के जो सांसद हैं वो भी यहाँ होंगे और इनसे मिलकर ही लोकसभा बनेगी। और उसके अलावा बात करें अगर हम किसी राज्य विशेष की, तो विपक्षी दल और सत्ताधारी दल दोनों के विधायकों से मिलकर ही विधानसभा का निर्माण होगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए संसद सदस्य लोगों द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है। ये यहाँ पर सही नहीं है, ये गलत वाक्य है। तो यहाँ पर बात करें अगर, तो केवल ए और बी यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार का दायित्व भी है? यानी केंद्र का तो है ही, साथ साथ राज्य सरकार का भी दायित्व है। तो देखिए, रक्षा जो है यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है। 3 प्रकार की सूचियों के बारे में हम पढ़ते हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? तो देखिए, ये जो रक्षा है ये पूरी तरीके से केंद्र के अंडर में आता है। उसके अलावा विदेशी जो मामले हैं ये भी पूरी तरीके से केंद्र के अंडर में आता है, और पोर्ट आदि का भी जो दायित्व है ये केंद्र के अंडर में आता है। और यहाँ पर एक सही आंसर होगा शिक्षा। तो शिक्षा एक समवर्ती सूची का विषय है, यानी इस पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है, और राज्य का भी दायित्व है कि वो शिक्षा को यहाँ पर बढ़ावा दे। अगला क्वेश्चन है, बुनकरों को में उचित मूल्य मिलता है सहकारी संस्थाओं में, दादन व्यवस्था में, वस्त्र निर्यात के कारखाने फैक्ट्री में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में? तो यहाँ पर बात करें अगर हम बुनकरों की, तो बुनकरों को सहकारी संस्थाओं में उचित मूल्य मिलता है। जो भी सहकारी संस्थाओं की स्थापना की गई इसीलिए ताकि हम बढ़ावा दे सकें अपने हैंडीक्राफ्ट को। तो यहाँ पर बुनकरों
को सहकारी संस्थाओं में ही उचित मूल्य मिलता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ऐसा क्यों होता है कि भारत में कृषि मजदूरों को बाजार में प्रचलित मजदूरी दरों से कम मजदूरी मिलती है? तो बात की जा रही है भारत के कृषि मजदूरों की, यानी इनको बाजार में प्रचलित मजदूरी की दरों से कम मजदूरी मिलती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो चूंकि यह सरकार द्वारा निर्धारित है तो वे इसे स्वीकार करते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो बाजार में हम ये कह लें प्रचलित मजदूरी होती है, ये कहीं ना कहीं सरकार द्वारा निर्धारित होती है, तो इसीलिए ये इसे स्वीकार कर लेते हैं। और जिन किसानों के यहाँ ये काम करते हैं उनसे उन्होंने उधार पैसा लिया हो सकता है, तो ये भी देखिए पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो कम मजदूरी देते हैं उन किसानों से उन्हें नियमित रूप में रोजगार मिलता होगा। तो ये यहाँ पर कथन गलत है, यहाँ पर सही आंसर होगा केवल ए और बी। तो ए और बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में लोगों के पास अपनी राय व्यक्त करने या आवाज़ उठाने का अधिकार होता है। तो देखिए जब हम किसी बेसिकली बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो वहाँ पर हमको अपनी राय व्यक्त करने, आवाज़ उठाने का पूरा अधिकार दिया जाता है। तो जैसा कि दिया भी गया है, भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है और यहाँ पर हमें अपनी राय व्यक्त करने, आवाज़ उठाने का अधिकार है। ये हमारा मूल अधिकार है, जो हम एक्सप्रेशन की यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमको दिया गया है मूल अधिकार के अंतर्गत। उसके अलावा जो भारत है, भारत में संघीय शासन पद्धति है, तो ये भी बात हमारी सही है, भारत में संघीय शासन पद्धति है। तो देखिए ए और आर हमारे दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर आर सही व्याख्या नहीं है ए की, क्योंकि ए एक अलग बात कही गई है और आर में एक अलग बात कही गई है, तो ये सही व्याख्या इसकी नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर बात की गई है, सभी समाज लड़के और लड़कियों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिका के बारे में समान सोच नहीं रखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जो सभी समाज यानी कोई भी अगर समाज है तो लड़के और लड़कियों द्वारा जो भूमिका का निर्वाह किया जाता है उसके बारे में सभी की सोच अलग अलग हो सकती है, यानी वो समान सोच नहीं रखते हैं। सभी अपनी एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सभी का होता है लड़के और लड़कियों के प्रति। उसके बाद जब लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं तब भारतीय समाज उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता है। तो ये देखिए बात हमारी गलत है, ऐसा नहीं है कि उनमें कोई स्पष्ट अंतर नहीं करता, बल्कि जब लड़के और लड़कियां बड़े हो रहे होते हैं तो भारतीय समाज उनमें कई प्रकार के यहाँ पर अंतर करता है, डिफरेंस करता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा केवल ए सही है। तो यहाँ पर केवल ए हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है, बहुमत की निरंकुशता का क्या अर्थ है? आपको बताना है जो बहुमत है उसकी निरंकुशता का क्या यहाँ पर अर्थ होगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुसंख्यक अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में लगा रहता है। यानी जो बहुसंख्यक है, बहुमत की निरंकुशता का यही अर्थ है। यानी जैसे मान लो एक एग्जाम्पल से कोई पार्टी है, उसको यहाँ पर बहुमत प्राप्त होता है, तो पूरी तरीके से यहाँ पर मोनोपोली होगी और जो बहुसंख्यक होगा वो अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में ही लगा रहेगा, क्योंकि उसकी तो जो सरकार है वो यहाँ पर बहुमत की हो गई है। और इसीलिए कहीं ना कहीं आरक्षण यानी रिजर्वेशन दिया जाता है कि कहीं न जो कुछ सीटें हैं वो अल्पसंख्यकों की होंगी और कुछ सीटें यहाँ पर SC ST इस प्रकार से बंटवारा किया जाता है ताकि कहीं ना कहीं सभी के हितों की बात हो सके। तो बहुमत यानी बहुमत की जो निरंकुशता है वो यही है कि बहुसंख्यक जो होता है वो अल्पसंख्यक को अलग कर अपने हितों में ही लगा रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति में प्रतिबिंबित होती है? यानी जो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हम भारत को कहते हैं, यानी यहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है, इसीलिए इसे हम एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री कहते हैं। जैसे कि आप देखते हैं पाकिस्तान जो कि पूरी तरीके से एक इस्लाम कंट्री है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है। तो इसकी संकल्पना किस हम ये कह लें कौन सी परिस्थिति में आपको यहाँ पर दिखाई देती है चार कथन के माध्यम से? तो किसी स्थान पर केवल एक धर्म के पालन की अनुमति है, तो ये एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी राष्ट्र नहीं हो सकता। उसके बाद अदालतों और पुलिस चौकियों में धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं देखने को मिलेगा किसी धर्मनिरपेक्ष कंट्री में।
और जो किसी एक धर्म को ही पालन करते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो अदालत होगी, पुलिस चौकी होगी, सभी जगह आपको कहीं ना कहीं इस्लाम से जुड़ी हुई चीज़ें देखने को मिलेगी, धार्मिक चिन्हों का प्रदर्शन वहाँ पर किया जाएगा। लेकिन भारत के केस में ऐसा नहीं होता। जब एक समुदाय का सदस्य उसी समुदाय के दूसरे सदस्यों पर प्रभुत्व जमाता है तब राज्य हस्तक्षेप से दूर रहता है। तो देखिए ऐसी कोई भी व्यवस्था भारत में नहीं है। अगर आप एक समुदाय के हैं और दूसरे समुदाय के आप प्रभुत्व जमाते हैं तो राज्य पूरी तरीके से आपके ऊपर हस्तक्षेप कर सकता है। तो यहाँ पर सही होगा चौथा कथन हमारा, लोगों को बिना किसी भेदभाव के अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता है। और यही कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्षता की असली परिभाषा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। तो आपको बताना है किस कथन में, यानी 4 में से किस कथन में हमको न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो देखने को मिलती है। तो ये पॉलिटी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन हैं जो हम यहाँ पर इस समय पढ़ रहे हैं। तो देखिए बात करें, अगर हम सरकार की अलग शाखाएं न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती, तो ये हमारा कथन बिल्कुल सही है। जो सरकार की अलग शाखाएं हैं वो न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगी। न्यायाधीशों के व्यवहार की संसद में चर्चा की जा सकती है, तो ये हमारा कथन यहाँ पर गलत होगा। ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता। अगर न्यायाधीशों के व्यवहार की चर्चा संसद में की जाएगी तो फिर ये स्वतंत्रता किस प्रकार की हुई। तो न्यायाधीशों को कार्यालय से हटाया नहीं जा सकता सिवाय उन आधारों पर जो कि संविधान में उल्लिखित है, तो ये भी हमारा गलत होगा। न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भी कार्य कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये भी जो है तो ये भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित नहीं करता है। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर सही होगा वो सही होगा केवल ए। तो केवल ए यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम वेतन के लिए कानून क्यों बनाना चाहिए। यानी अगर बात की जाए न्यूनतम वेतन की तो क्यों इस न्यूनतम वेतन से जुड़ा हुआ कानून यहाँ पर बनाया जाना चाहिए। तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि मजदूरों को उनकी मजदूरी का हिसाब से मेहनताना मिले। तो बिल्कुल सही बात है, यह सुनिश्चित किया जाए कि जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी का, यानी उनकी जिस प्रकार से उनकी मेहनत है उस हिसाब से ही उनको मेहनताना दिया जाए, इसलिए न्यूनतम वेतन के लिए कानून बनाया जाए। उसके अलावा मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित होने से बचाने के लिए, देखिए मजदूरों को मालिकों द्वारा शोषित किया जाता है, यानी उनको कम दाम दिया जाता है उनकी मेहनत के हिसाब से, इसलिए इस पर कानून बनाया जाना चाहिए। मालिकों के मुनाफे लाभ को घटाने के लिए, तो ये कथन हमारा सही नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा केवल ए और बी यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एक बच्ची बढ़ते हुए वायु प्रदूषण से चिंतित होकर पूछती है क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है। चर्चा से पहले आप इसे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पढ़ने के लिए कह सकते हैं। यानी एक बच्ची को वायु प्रदूषण से चिंतित है वो बच्ची, तो यहाँ पर आपको बताना है क्या उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया। यानी आप क्या बताएंगे कि इसका उल्लेख कहाँ पर हमको देखने को मिलता है, किस आर्टिकल में देखने को मिलता है। तो देखिए मूल अधिकार से जुड़े हुए 2 ही आर्टिकल हैं, तो 45 और 44 पहले ही यहाँ पर गलत हो जाते हैं। 44 में बात की गई है समान नागरिक संहिता की, और ये आता है हमारा नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत। और यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 21, यानी कि जीवन जीने का अधिकार। और कई बार हम ये आर्टिकल पढ़ चुके हैं अपनी क्लास में ही कि जीवन जीने के अधिकार में हमको शुद्ध हवा, यानी कि शुद्ध वायु और शुद्ध पेयजल की व्यवस्था भी हमारा एक मूल अधिकार है। यानी हमको शुद्ध वायु मिलनी चाहिए, शुद्ध जल मिलना चाहिए, ये हमारा एक मौलिक अधिकार है जो आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है। और इसमें ही शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था 21A के अंतर्गत। तो जो भी जीवन जीने का अधिकार है, वायु प्रदूषण से रिलेटेड है, ये सभी हमको आर्टिकल 21 में देखने को मिलता है। तो ये हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे SST सेक्शन के, जिसमें हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में न्यू इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, और तब तक के लिए धन्यवाद।